हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 3 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। साथ ही ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। माइटोसिस मतलब थ्रेड स्टेट, यानी ये धागे वाली स्टेज है। माइटोसिस टर्म वाल्टर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने दिया था। माइटोसिस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। पादपों में सबसे पहले इसे स्ट्रासबर्गर ने देखा था। स्ट्रासबर्गर एक वैज्ञानिक का नाम है। जंतुओं में इसे वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा था। वाल्टर फ्लेमिंग भी एक वैज्ञानिक का नाम है। अब हम लोग समझते हैं माइटोसिस डिवीजन क्या है उसको। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसके द्वारा कोशिकाओं का गुणन करवाते हैं, जिससे कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। माइटोसिस और किस में संपन्न होता है? जो कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल होता है उसमें संपन्न होता है। इसको परिभाषा के अनुसार थोड़ा सा और समझते हैं। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जो कि गुणात्मक एवं संख्यात्मक दृष्टि से समान कोशिकाओं का निर्माण करता है। मतलब एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है और दोनों संतति कोशिकाएं गुणात्मक एवं संख्यात्मक दृष्टि से मातृ कोशिका के समान होती है। माइटोसिस से कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। माइटोसिस के स्टडी के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल ओनियन रूट टिप मतलब प्याज का मूल शीर्ष होता है। माइटोसिस का महत्व देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस वृद्धि व विकास के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये आनुवांशिक स्थायित्वता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये मरम्मत के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। घावों को भरने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जीवन की सततता के लिए माइटोसिस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। माइटोसिस को 2 चरणों में पूरा पढ़ा जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं माइटोसिस जो होता है वो 2 भागों में पूरा होता है। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, सेकेंड है साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। तो फर्स्ट देखते हैं कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन को। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल के एक केंद्रक से 2 संतति सेल का निर्माण होता है। ये केंद्रक विभाजन 4 चरणों में पूरा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं
केंद्रक विभाजन है वो 4 चरणों में बांटा गया है। किसको? केंद्रक विभाजन को। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, फोर्थ है टीलोफेज। अब हम लोग जो केंद्रक विभाजन की 4 अवस्था या स्टेज है उसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज सबसे पहली स्टेज है। ये चारों स्टेज में सबसे लंबी प्रावस्था है। अर्ली प्रोफेज जब होता है तो क्रोमोसोम स्पष्ट नहीं है। यहाँ क्रोमेटिन जाल है, यानी कि क्रोमोसोम स्पष्ट नहीं है। इसमें धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती है। गुणसूत्रों के बीच में न्यूनतम कुंडलन है और गुणसूत्र स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और ये धागेनुमा दिखाई देता है। गुणसूत्र पतले, तंतुमय और जालिकामय दिखाई देता है। मिड प्रोफेज में गुणसूत्र धीरे धीरे कुंडलित होना शुरू हो जाते हैं। उनका जलीयकरण होना शुरू हो जाता है। उनके अंदर पानी बाहर निकल जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस कारण से गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं और वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। लेट प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है और साथ ही साथ केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस भी विलुप्त हो जाती है। जंतु कोशिका में तारक काय मतलब सेंट्रोसोम के विभाजन से 2 सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र बनते हैं। लेट प्रोफेज में तर्कुतंतु मतलब स्पाइंडल फाइबर दिखाई देते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेज या चरण, वो है मेटाफेज। इसको सबसे बेस्ट स्टेज माना गया है, यानी कि गुणसूत्रों की आकारिकी के अध्ययन के लिए सबसे बढ़िया स्टेज है। इस स्टेज में सभी गुणसूत्र
मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमियर मध्य प्लेट पर व गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर विन्यासित होती है। बड़े गुणसूत्र परिधि पर मतलब बाहर की तरफ व छोटे गुणसूत्र मध्य भाग की तरफ होते हैं। जो स्पाइंडल फाइबर मतलब तरकु तंतु होते हैं वो दो प्रकार के दिखाई देते हैं। फर्स्ट है डिसकंटिन्यूअस फाइबर, असतत तरकु तंतु या इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल स्पाइंडल फाइबर। ये ध्रुव से गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमियर तक होते हैं। सेकेंड है कंटिन्यूअस फाइबर या इसको बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर्स, आलंबन तरकु तंतु। ये ध्रुव से ध्रुव पर पाए जाते हैं। जंतु कोशिका के अंदर ध्रुव पर तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल पाए जाते हैं और तारक केंद्रों से तारकीय अरे मतलब एस्ट्रल रेस निकलती है। और ऐसा समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? एस्ट्रल माइटोसिस, तारकीय समसूत्री विभाजन कहलाता है। और पादप कोशिका के अंदर क्या होता है? सेंट्रियोल या तारक केंद्र अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, तो तारकीय अरे उसमें अब्सेंट होगी और ऐसा जो माइटोसिस होगा उसे क्या बोलते हैं? एनेस्ट्रल माइटोसिस, अतारकीय समसूत्री विभाजन कहते हैं। थर्ड स्टेज देखते हैं या स्टेप, वो है एनाफेज। ये सबसे छोटी स्टेज होती है। इसमें गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं। गुणसूत्र की भुजाएं केंद्र की ओर विन्यासित होती है व गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर विन्यासित होती है। इसमें एक इंटरजोनल फाइबर मतलब अंतर क्षेत्रीय तरकु तंतु का निर्माण भी होता है। इस स्टेज में डिसकंटिन्यूअस फाइबर संकुचन करते हैं और इंटरजोनल फाइबर का यहाँ रिलैक्सेशन मतलब शिथिलन होता है। जब डिसकंटिन्यूअस फाइबर संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ये क्रोमोसोम को विपरीत ध्रुवों पर पुल करते हैं मतलब खींचते हैं और इंटरजोनल फाइबर जो है विपरीत ध्रुव के ऊपर
क्या करते हैं, क्रोमोसोम को पुश करते हैं, मतलब ढकेलते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष प्रक्रिया चलती है जिसे पुलिंग प्लस पुशिंग प्रक्रिया कहते हैं। और इस पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म के कारण क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों पर गति करना स्टार्ट कर देती है। कहने का मतलब ये है, जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर है वो विपरीत ध्रुवों पर क्या करते हैं, क्रोमोसोम को खींचते हैं। और जो इंटरजोनल फाइबर होता है वो क्या करता है, क्रोमोसोम को विपरीत ध्रुवों के ऊपर पुश करती है, मतलब ढकेलते हैं। जिसके कारण क्या होता है, एक प्रक्रिया चलती है, पुलिंग और पुशिंग, खींचना और ढकेलना। इससे क्या होता है, जो गुणसूत्र रहते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर गति करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। अब हम लोग 4 स्टेज देखते हैं, वो है टीलोफेज। क्रोमोसोम क्या होता है, टीलोफेज स्टेज में विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। टीलोफेज प्रोफेज की अपोजिट प्रावस्था है। क्रोमोसोम विकुंडलित एवं धागेनुमा हो जाते हैं। इस स्टेज में केंद्रक झिल्ली पुनः निर्मित हो जाती है, केंद्रिका भी पुनः निर्मित हो जाती है और अंत में 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं। कोशिका द्रव्य का विभाजन पादप कोशिका में अलग विधि से होता है और जंतु कोशिका में अलग विधि से होता है। जंतु कोशिका के अंदर ये कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है और पादप कोशिका के अंदर सेल प्लेट मतलब कोशिका पट्टी विधि द्वारा होता है। बेसिकली एक रचना होती है जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट मतलब कोशिका पट्टी बनती है। और फ्रेगमोप्लास्ट किससे बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े और गाल्जी पुट्टिकाएं से फ्रेगमोप्लास्ट बना होता है। और सेल प्लेट से फिर मिडल लेमिला बन जाती है जो कि सेल वॉल का भाग है।
तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने माइटोसिस सेल डिवीज़न क्या होता है उसको डिटेल में समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।